हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स का कुछ बेसिक सा पढ़ा था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। ओके, तो 1, 2 एंड 3 डायमेंशन में मोशन। तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। तो एक्स वाई एंड जेड हम जो है कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके मोशन की जो पोजीशन है, जो मूव कर रहा है, तो उसकी जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक्स वाई एंड जेड है, इन 3 कोऑर्डिनेट्स में से कोई एक कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो, मतलब उसका मोशन जो है वो वन डायरेक्शन में हो, एक एक्सिस के अलोंग हो, या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, या वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, या वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो। मतलब जिस एक्सिस के अलोंग मूव करेगा वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, चेंज होगा। बाकी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। क्लियर। तो यदि आपके पास वन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है तीनों कोऑर्डिनेट्स में से, तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल में क्या होगा, यदि तीनों कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, समय के साथ साथ। तो 2 कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज होते हैं मतलब उस ऑब्जेक्ट का मोशन 2 एक्सिस में है, या हम कहें इन ए प्लेन है, एक प्लेन के अंदर। तो 2 एक्सिस का एक प्लेन आपके पास बनता है। तो अगर एक्स जो उसका मोशन है, उसके मोशन के दौरान उसके 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। और अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो बोला जाएगा कि वो मोशन कैसा है, 3 डायमेंशनल मोशन। इन तीनों के एग्जाम्पल हम इसमें लिखेंगे। तो पहले फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन, इफ वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स specifying the position of object it changes with time। तो मोशन को हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे हमारे पास हमने क्या किया, एक ओरिजिन पॉइंट लिया, ये एक्स एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट है, t1 टाइम पर उसकी पोजीशन यहाँ पर है, मतलब जो डिस्टेंस उसकी ये x1 है ओरिजिन से। कुछ समय के बाद में t2 टाइम और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उसकी जो पोजीशन है दैट इज x2। मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए हमें वन कोऑर्डिनेट चाहिएगा, वन एक्सिस चाहिएगा, या हम ये कहें कि उसकी जो पोजीशन है वो x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है। तो दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर। इसका एक एग्जांपल हम लिखें तो एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ए ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सीधे रोड पर मूव कर रहा है, जैसे कार है, ये एक ट्रेन है वो सीधे ट्रैक पे मूव कर रही है, तो उनका जो मोशन है दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर। सेकंड, 2 डायमेंशनल मोशन। तो इफ 2 कोऑर्डिनेट्स 2 of 3 coordinates specifying the position of object
इट चेंज विथ टाइम। तो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम टू डायमेंशनल कब कहेंगे? यदि ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसके दौरान उसकी जो पोजीशन है उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं समय के साथ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? दो एक्सिस चाहिए उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए, एक्स एंड वाई। पहले मान लो जो आपका पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर है, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स है। कुछ देर के बाद में उस ऑब्जेक्ट का मोशन यहां पहुंच गया, वो ये मान लो P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। यहां इस पॉइंट पर जो x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और जब यहां पहुंचेगा तो y2 और x एक्सिस में x2, ठीक है, यहाँ ये y1 x1। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं x और y में दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, और z कोऑर्डिनेट जो है वो हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उसका जो मोशन है, ऑब्जेक्ट का मोशन, वो दो एक्सिस के अंदर हो रहा है। तो हम इसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो मोशन है दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, ए कार ट्रेवल ऑन zigzag path, ठीक है, कोई कार है वो ट्रेवल कर रही है zigzag पाथ पे, तो उसका जो मोशन है वो x एंड y दोनों एक्सिस के साथ उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो उसका जो मोशन है दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर? और थर्ड बात करें हम तो थ्री डायमेंशनल मोशन। एक all of three coordinates change with time. Three coordinates specifying the position. Specifying the position of object is change with time. तो इसमें हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का मोशन वो थ्री डायमेंशन में, तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी आपको उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए। तो हमने मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मूव करके इस तरीके से, मतलब यहाँ पहुँचा, ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, यहाँ x2 y2 z2। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं समय के साथ तो उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीनों जो है x1 जो है यहाँ x2 हो गया, y1 y2 z1 z2, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल में हम क्या दिखाएंगे? एक काइट फ्लाइंग इन स्काई। कोई पतंग है जो उड़ रही है आसमान में, तो उस पतंग की जो पोजीशन लगातार चेंज होगी, तो तीनों डायमेंशन में चेंज होगी। उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग, तीनों एक्सिस के अलोंग चेंज होंगे। क्लियर? दूसरा मान लो एन इंसेक्ट, कोई कीट है जो उड़ रहा है, फ्लाइंग इन स्काई, या बर्ड या एरोप्लेन, तो ये जो है इनके जो मोशन है दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर? तो ये तीन तरह के हमारे पास मोशन होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। ओके, इसमें आपको इतना करना है। फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? क्या होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है, डिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस। किसे बोलते हैं हम डिस्टेंस? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ पर चलता है या कोई रास्ता ट्रेवल करता है, तो उस रास्ते की लंबाई, उस पाथ की जो लेंथ है, एक्चुअल जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
उसने कितना रास्ता कवर किया है, कितना जो है रास्ता कवर किया, उसकी लेंथ क्या है, दैट एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या लिखेंगे हम? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट चला बी पॉइंट तक, मान लो 3 मीटर है, बी से सी की तरफ गया, मान लो 4 मीटर है। तो यहाँ ए से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है 3 मीटर है, बी से सी तक 4 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस है ए टू बी और बी टू सी, मतलब ए सी जो है टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस में बी सी, दैट इज 3 + 4 7 मीटर। तो एक्चुअल जो पाथ है वो उसने कवर किया कितना, 7 मीटर। तो जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट से सी पॉइंट तक कितना हो जाएगा, 7 मीटर। क्लियर? तो जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है या डिस्टेंस के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखे। तो जो डिस्टेंस है इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस होती है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि आपको 5 किलोमीटर चलना है, किधर चलना है, कोई आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो 5 किलोमीटर आप किधर भी जा सकते हैं जिस पोजीशन पर आप खड़े हो। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। ये हम पढ़ के आए हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? फिर इसमें जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस की, एसआई यूनिट जो होती है दैट इज मीटर। सीजीएस यूनिट की बात करें सीजीएस सिस्टम में दैट इज सेंटीमीटर। डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T0, या हम लिख सकते हैं T1 सॉरी L1। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इसमें कुछ वो पॉइंट्स। और डिस्टेंस जो है कैन बी 0 और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये 0 हो सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह रेस्ट में है तो उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस 0, और अगर वो मोशन में है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो पॉजिटिव। लेकिन डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होती है, जितना पाथ ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T0 है या L1 लिख सकते हैं। और डिस्टेंस जो है वो 0 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, तो ये आपके पास डिस्टेंस के बारे में। फिर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, ये जो हमने डिस्टेंस वाला एग्जांपल लिया है जिसमें हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं ए बी सी, ए बी सी, 4 मीटर 3 मीटर। तो हमारे पास
मान लो ए जो है दिस इज इनिशियल पॉइंट और सी जो है दिस इज फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब ए से सी तक हम इस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी। तो ये तो हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, जो कि 7 मीटर है। अगर हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच छोटे से छोटा जो रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से सी के बीच में जो सबसे छोटा जो रास्ता है कौन सा होगा? तो ए से सी तक जो छोटा रास्ता है वो इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन कर दें तो ए से सी तक जो है वो छोटा रास्ता ये है, इसके अलावा और कोई छोटा रास्ता यहां पर नहीं हो सकता है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम क्या लिखेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी तक छोटे से छोटा जो रास्ता है वो आपके पास ये होगा, जो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा जितने भी पाथ होंगे सारे इस डिस्प्लेसमेंट से बड़े होंगे। क्लियर? और इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो तो इनिशियल से फाइनल ये डायरेक्शन आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ की इधर से इधर। तो हमें ए पॉइंट से सी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है, तो हमारी जो डायरेक्शन है शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी ए टू सी, ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन भी है, कहां से कहां? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो हमारे पास यहां अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? डिस्प्लेसमेंट ए सी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। तो ए सी जो है उसका कितना वो आएगा? तो ये आपके पास सोल्व करें हम राइट एंगल ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस है ये, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25 5 मीटर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितनी आएगी? 5 मीटर। हमने इस रास्ते से हम जब गए ए टू बी, बी टू सी, तो टोटल जो डिस्टेंस आई थी वो कितनी? 7 मीटर। और अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाते हैं तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 5 मीटर। तो दो पॉइंट के बीच में जो है डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता है, उसके अलावा जो रास्ते होंगे वो सारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़े। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास हमेशा दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आ सकती है, या फिर मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन होती है या इक्वल टू हो सकती है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, अब ए से सी पॉइंट तक जो पहुंच रहा है जो रास्ता, दो रास्ते हैं, ए टू बी जाओ, बी टू सी, या फिर ए से डायरेक्ट सी। तो अगर हम ए टू बी, बी टू सी जाते हैं तब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर, जो बड़ी आती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, या हम ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी या बराबर हो सकती है। क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स के बीच की जो है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ए टू बी गए या ए टू सी गए, या हमारे पास हम दो पॉइंट्स हैं ए टू बी, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी दैट इज ए बी, हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम बी से ए की तरफ वापस आते हैं
तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। और अगर हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए जिस पॉइंट से हम चले थे, मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है दोनों सेम है। जैसे एग्जांपल मान लो हम सुबह स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल गए और फिर स्कूल से वापस घर आए, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए पॉजिटिव, और वापस अगर बी टू ए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट भी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस ही होती है, एक लेंथ होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। तो इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे हम कि एसआई यूनिट जो है वो मीटर, सीजीएस यूनिट जो है सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्लियर। और एक पॉइंट और इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिन पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। दो पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है, तो ओरिजिन की पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किस तरह से, इस चीज को कैसे अगर समझे हम, तो जैसे मान लो हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है, इससे एक पॉइंट ए है, ये मान लो x1 डिस्टेंस है, और एक पॉइंट बी है, ये ओरिजिन से मान लो x2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, दैट इज x2 माइनस में x1, जो ए बी डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम ओरिजिन पॉइंट को शिफ्ट कर दे, चेंज कर दे, मान लो हम ओरिजिन पॉइंट को यहां ले आए, ओ डैश, ओरिजिन पॉइंट यहां से हटाकर हम सपोज करो ओ डैश को यहां ले आए, तो इस ओ डैश जो ओरिजिन की जो पोजीशन है वो पहले यहां थी, अब यहां ले आए, तो इसकी पोजीशन को शिफ्ट करने से ए और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होगी। ये डिस्प्लेसमेंट उतनी ही रहेगी जितनी हम इस ओरिजिन को मान कर ले रहे थे, और अगर आपका ओरिजिन पॉइंट यहां शिफ्ट कर दिया हमने, तब भी दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है। जो ओरिजिन की पोजीशन है, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक चीज है, ओके। तो इसमें आपको इतना करना है। तो आज के लिए इतना है। कल हम इसमें स्पीड, वेलोसिटी, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपके पास ये है 3 डायमेंशनल मोशन तक, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। इसको नोट कर लेना।